हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सी फॉर केमिस्ट्री क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन लेवल से भी, ठीक है। सो आज डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक बिहेवियर कैसे शो होता है, और हम इसके बारे में फैक्टर्स में और कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, ठीक है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के भी नेचर को हम समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो नेचर से ही वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो पॉइंट इसमें यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये होते ही नेचर से आर वीक इन नेचर, ठीक है। अब वीक इन नेचर का मतलब क्या है कि हम जानते हैं एसिड या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होता है। अगर मैं कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूँ RCOOH, ठीक है, और पानी में हम इसको ऐड कराएं यानी हाइड्रोलाइज कराएं, तो हम इसका एक बिहेवियर देखते हैं कि ये एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और उसके साथ ये H पॉजिटिव रिलीज करता है। तो ये हमारा एसीटेट आयन होगा, ठीक है, या कार्बोक्सिलेट आयन बोलेंगे, अगर ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और पानी में जाने के बाद ये कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलेट आयन। अब समझना क्या है कि ये पार्शियली आयनाइज्ड होता है, यानी जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ है वो आपका कंप्लीट डिसोसिएशन से नहीं आया है। तो अगर हम इसके नेचर को अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, यानी इसकी Ka वैल्यू निकालें, हम आयनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड निकालें यानी Ka, तो वो ये आएगी कि RCOO नेगेटिव, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, और इसको डिवाइड कर दिया जाए कार्बोक्सिलिक एसिड से। सो ये जो वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये इसकी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देगा। तो हमारे पास कई सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ HCOOH का क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो यहाँ पर जो Ka की वैल्यू आई है HCOOH की, ये आएगी 17.7 इंटू 10⁻⁻⁵। इसी प्रकार अगर हम एसिटिक एसिड के एग्जाम्पल देखें CH3COOH, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू जो है इसकी वो है 1.75 इंटू 10⁻⁵। तो यहाँ पर आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मिल रही है। तो हम एक्सपेरिमेंटली ये बता सकते हैं जितना ज़्यादा आपकी बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर उसका उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। मोर द वैल्यू ऑफ Ka, ठीक है, मोर वैल्यू ऑफ Ka, ठीक है, मोर इज द एसिडिक नेचर, मोर इज एसिडिक नेचर। ये आपको पहले समझना है, ठीक हो गया। इसी में अगर हमें समझे उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर है, और इसी के वैल्यू में हम log pKa की वैल्यू निकालें, यानी पावर ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट जो pKa है वो माइनस टाइम्स ऑफ क्या होता है log Ka, यानी ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो एसिडिक नेचर जो है लेसर द वैल्यू ऑफ pKa, ठीक है, जितनी कम वैल्यू होगी pKa की उतना ज़्यादा क्या होगा, मोर इज द एसिडिक, मोर इज एसिडिक, ये इसका नेचर होता है। तो बच्चों यहीं पर हमारे पास कई सारे रीडिंग, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लूँ, कुछ फेमस एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि हम बेंजोइक एसिड के फॉर्म में ले लें, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा COOH, तो वहाँ पर उसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो लगभग है यहाँ पर गिवन है 6.3 इंटू 10⁻⁵, ठीक है। आपको यही समझना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, और अगर हम इनके pKa की वैल्यू कांस्टेंट की कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जितना कम वैल्यू pKa की आएगी उतना ज़्यादा वो एसिड, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड, लाइक 4.76, और बेंजोइक एसिड का जो दिया हुआ है वो 4.0 है। अब बच्चों ये तो एसिडिक बिहेवियर हो गया। तो अब ये समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे कर रहा है, कि इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाने का। हालांकि हम जानते हैं नेचर से तो वैसे क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, ठीक है, पार्शियल डिसोसिएट हो रहे हैं, देख रहे हो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर रिवर्सिबल नेचर भी है। सो लेट्स सी दिस कि इसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है, यानी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि हम इसको एसिडिक नेचर में क्यों दिखा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी दिस। तो अब आप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 मिनट के लिए मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम यहाँ पर अभी रीजन ढूंढ रहे हैं, मैकेनिज्म देख रहे हैं, मैकेनिज्म कि ये आखिर
हो क्या रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इस तरीके से, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इस तरीके से अपना एसिडिक नेचर शो क्यों कर रहा है। ठीक है, सही से लिख लेते हैं। क्लियर। तो मैकेनिज्म इसकी ये है कि हम एक मिनट के लिए अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो RC, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O और ये OH है, इसने रिलीज कर दिया हमारा H पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव यहाँ रिलीज हो चुका है फॉर वाइल। तो RC, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, तो यानी हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलेट आयन है। अब अगर हम दोनों के, ठीक है, तो दोनों के यहाँ पर हम रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर देखेंगे और दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी हैं। यानी अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर आपके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे। मतलब हम क्या देख रहे हैं अभी, हम इस समय कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज देखेंगे। ठीक है, दोनों का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो जाएगा RC और इस सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसी के थ्रू यहाँ पर डबल बॉन्ड एंड OH, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और एट द सेम टाइम अगर हम इसके रेजोनेंस को देखें तो ये स्ट्रक्चर फाइनली फिर से ऐसे ऑसिलेट करेगा, यानी वापस अगर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाने दे तो ये फिर से यहाँ आ जाएगा, यानी इसका स्ट्रक्चर आपका आगे अगला स्टेप वो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH। अब अगर इसका मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, इनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, RC, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH। क्योंकि आप देख रहे हो दोनों स्ट्रक्चर में से एक में तो सिंगल बॉन्ड है और एक में डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्योंकि इस ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज और यहाँ न्यूट्रल है, तो हम ये भी कहेंगे कि इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली ये ऑक्सीजन जो O पॉजिटिव बना है इसमें भी डबल बॉन्ड आया, तो डबल बॉन्ड है तो पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल है और यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। ऐसे ही कार्बोक्सिलेट आयन का बना लेते हैं। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बना लेते हैं कार्बोक्सिलेट आयन का। तो कार्बोक्सिलेट आयन में और इसमें हम फिर उसके बाद इसके कंक्लूजन में जाएंगे, इसकी स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन। तो अब आप देखोगे कार्बोक्सिलेट आयन में अगर ये पाई बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आकर के डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या बनेगा, RC और ये सिंगल बॉन्ड विद O नेगेटिव और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड O। और यही अगर आपका रेजोनेटिंग ऑसिलेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज वापस आए, तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दो ही पॉसिबल है। अब ये बड़ी कंफ्यूजन है कि दोनों ही रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं बच्चों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया कि यहाँ पर दोनों के दोनों देख सकते हो स्क्रीन में कि आपके दोनों के दोनों जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। इसका भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ पर इसका भी शो करें तो RC सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो कि पहले स्ट्रक्चर में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और अगले में डबल है, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, यहाँ न्यूट्रल है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो पार्शियल डबल बॉन्ड एंड दिस इज स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों कुछ कंक्लूजन के ऊपर बात करते हैं, ये याद रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ कंक्लूजन ये निकलेगा कि दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ देखें नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ स्टेबलाइज्ड है, नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबलाइज्ड है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबलाइज्ड है जो O के ऊपर आया है। हम देखेंगे कि इस दोनों ऑक्सीजन में, ये जो दोनों ऑक्सीजन यहाँ है, इन दोनों के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी जो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ऑक्सीजन के ऊपर आ रही है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। डिस्ट्रीब्यूट यानी डिस्पर्स्ड हो गया है। इसका मतलब क्या, स्टेबलाइज्ड हो गया। देखिए चार्ज आना इज नॉट गुड। अगर किसी के ऊपर चार्ज बहुत बढ़ जाता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, लेकिन इसने रेजोनेंस के थ्रू, देख रहे हो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया कार्बोक्सिलेट आयन में। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन, सॉरी ये कार्बोक्सिलेट आयन होगा। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि उसका नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो पॉइंट में कि नेगेटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड। ठीक है, स्टेबलाइज्ड कैसे हो गया, बाय नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन इन
इन 2 ऑक्सीजन एटम, इन 2 ऑक्सीजन। और अगर आप यहाँ पहले वाले में देखोगे कार्बोक्सिलिक में, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ही में है, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक में है, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सेपरेट हो गया है। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ जा गया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, डिस्पर्स्ड नहीं हो पाया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टेट है इसकी कार्बोक्सिलिक, अब हम कंक्लूजन में आते हैं कि ये जो स्टेट है ये इसकी लेस स्टेबल स्टेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड तो है लेकिन लेस स्टेबल है कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलेट, जो कि क्या है आपका मोर स्टेबल है। तो अब हम यहाँ पर एक कंक्लूजन ये भी कर सकते हैं क्या, कि अगर इसको लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में आना है, सुनिए, अगर इसको लेस स्टेबल से मोर स्टेबल स्टेट में आना है तो इसका मतलब इसको क्या रिलीज करना पड़ेगा, H पॉजिटिव रिलीज करना पड़ेगा, इसको अपना एसिडिक नेचर शो करना पड़ेगा। दिस इज द रीजन कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड अपना एसिडिक नेचर शो करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर से देख लो कि लेस स्टेट है यहाँ पर स्टेबल स्टेट, हमने रेजोनेंस के थ्रू देख लिया कि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो सेपरेट हो गया है, डिस्पर्स्ड नहीं हो पा रहा, स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है। और वहीं पर जब वो कार्बोक्सिलेट आयन के फॉर्म में है, वहां पर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो वो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, स्टेबलाइज हो जाता है, डिस्पर्स्ड हो जाता है। तो क्या कोई भी स्टेट किसी भी एटम की, किसी भी चीज की लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में नहीं जाना चाहेगी, बिल्कुल जाना चाहेगी। और जब ऐसा होगा उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, H पॉजिटिव को रिलीज करना पड़ेगा, यही इसका एसिडिक बिहेवियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने एसिडिक बिहेवियर जो है इसका डिस्कस किया। अब देखते हैं कि क्या हो कि अगर इस R में, यानी जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक में, इसमें तरह तरह के सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाएं, क्या वो इसके एसिडिक कैरेक्टर को फर्क करेगा यानी इफेक्ट करेगा। लेट्स सी दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके एसिडिक नेचर में इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। तो अगला हम ले लेते हैं क्या, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन, effect of substituent on acidic strength of, on acidic strength, on acidic strength of carboxylic acid, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो 2 टाइप के ग्रुप आएंगे हमारे पास, दोनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले मैं उनके बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम उनकी प्रॉपर्टीज कुछ देख लेंगे क्वेश्चंस। तो जैसे कि हमारे पास 2 तरह के, अगर हम यहाँ पर कहें कि अगर रिंग में, यानी सॉरी कार्बन में जो R है हमारे पास R, उस R में अगर आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, चलो पहले ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो तो क्या होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जैसे कि हमारा क्या करेगा, वो प्लस आई इफेक्ट करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा करेगा, प्लस आई इफेक्ट करेगा। अब प्लस आई इफेक्ट क्या है, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, जिन बच्चों को नहीं पता है जरा ध्यान से समझना, ठीक है। पहले देखते हैं कि क्या होगा, इस प्लस आई इफेक्ट से होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि हमारे पास ये एसिटिक एसिड है CH3, ठीक, और ये आपके पास आया CH3 के बाद, ठीक, CH3 COOH, तो यहाँ पर हमारे पास ये एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड ने क्या किया, H पॉजिटिव रिलीज किया और ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव बन गया विद H पॉजिटिव, ठीक है, इसने रिलीज करा। अब बात हमारी क्या है, पिछले वाला अगर पॉइंट याद होगा कि ये नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबलाइज हो जाए ये नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबलाइज हो जाए, डिस्पर्स हो जाए, एसिडिक कैरेक्टर उतना अच्छा होगा। अब आप जानते हो कि इसमें जो CH3 है इसका नेचर क्या है कि ये प्लस आई इफेक्ट करता है, यहाँ पर ये ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट करता है। इसका मतलब हो गया, इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, यानी जो इनके बीच में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का पेयर बना हुआ है ना, कार्बन और CH3 के बीच में, इसको पुश करके सेंटर की तरफ भेजेगा और ऐसा करेगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब मुझे आप बताओ कि अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा तो क्या ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स्ड हो पाएगा, क्या ये नेगेटिव चार्ज डिवाइड हो पाएगा, बटेगा, सेपरेट होगा, नहीं होगा ना, उल्टा और बढ़ जाएगा। एक तो नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉन्जुगेट है ना, यहाँ पर इसका एसिडिक कैरेक्टर का जो कॉन्जुगेट बेस है ये स्टेबलाइज्ड नहीं है ना। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जितना स्टेबलाइज हो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना कम हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% कम होगा,
हर मॉलिक्यूल जो आपके इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, उनकी अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। ठीक हो गया। तो ये CH3 ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से ये CH3 ग्रुप इसके ऊपर जो है प्लस आई इफेक्ट से नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी और बढ़ा देगा। तो इसका मतलब ये स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम उसका एसिडिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, मैं इसको आपके लिए इजी कर दे रहा हूं कि प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर क्लियर है। ठीक है, अब आपको क्या समझना है, ये एसिडिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्या ये ग्रुप, इसका जितना ज्यादा ग्रुप, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा कुछ ले लूं CH3 और ये C आ गया और यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है, ये CH3 है और दिस इज क्लियर। यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो। अब देखो क्या ये एसिडिक कैरेक्टर इसका बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल भी नहीं। यानी ये बहुत मुश्किल से देगा ही नहीं, बहुत इजीली ये रिलीज करेगा ही नहीं। क्यों नहीं रिलीज करेगा, देखो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना ना, ये प्लस आई इफेक्ट करेगा। और हम जानते हैं कि यार सबसे पहले इजी आप ये समझो कि हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को रिलीज करने के लिए ऑक्सीजन के पास वजह होनी चाहिए। ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका काम है इलेक्ट्रॉन को खींचना। अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा। अब इलेक्ट्रॉन पुलिंग जब करना चाहेगा, जब इसको खींच करके, तभी तो H पॉजिटिव रिलीज। लेकिन अगर कोई उसके पीछे से उसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसके इंटरेस्ट क्यों रहेगा, है ना। तो यानी आपको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन का इंटरेस्ट जो है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने का वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो क्या वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन करके हाइड्रोजन को H पॉजिटिव बनाएगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, नहीं। तो इसीलिए जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पर तीन ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट कर रहे हैं, देख सकते हो। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है प्लस आई इफेक्ट का, अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, यानी प्लस आई इफेक्ट का सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या रहेगा कि भाई पहले तो हमारा CH3, ठीक है, और उससे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आपका ऑर्डर क्या करता है, CH3 करता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब घटेगी, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन करेगा, CH3 दिखाएगा। फिर C2H5, ठीक है, और फिर C3H7। अब इसी में हम सेकेंडरी और टर्शरी में भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये टर्शरी कार्बन है ना। तो अगर प्राइमरी कार्बन हो 1 डिग्री कार्बन, तो वो क्या करेगा, कम एसिडिक, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, टर्शरी को पहले लिख देते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्लस आई इफेक्ट वही करता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्बन करता है, फिर उसके बाद प्राइमरी कार्बन करता है। ये इसका एसिडिक ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट आ गया। ठीक हो गया। यानी अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को लिखना चाहें तो सबसे अच्छा हमारा एसिडिक एसिड जो होगा, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो सबसे अच्छा एसिड होगा वो होगा फॉर्मिक एसिड। फिर उसके बाद बारी आएगी एसिटिक एसिड की। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आपको तो एक फिनोमेना और कॉन्सेप्ट याद रखना है। फिर उसके बाद C2H5COOH, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब आपको ये भी समझना है कि प्लस आई इफेक्ट जो है डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस CH3 के पीछे ये चेन लगाएं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, ठीक है, इसको आगे यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O और ये OH है, तो भाई ये सबसे नजदीक है तो इसका ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट होगा, और इसका इफेक्ट जो होगा, ये जो प्लस आई इफेक्ट कर रहा होगा बहुत कम कर रहा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्लस आई इफेक्ट जो है कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का इफेक्ट होता है। लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ यानी खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमारे ये कैसे काम करते हैं, यानी जो क्या करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। तो देखो माइनस आई इफेक्ट जो है, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक नेचर के, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। मेरे कहने का मतलब है आपको ये समझना है, ठीक, सबसे पहले समझ गए। और दूसरा इसमें इसकी पोजीशन भी मैटर करती है। देखो क्योंकि मैंने पहले ही बोला भी माइनस आई इफेक्ट जो है वो आपका डिस्टेंस अप्रोचिंग भी है ना, यानी डिस्टेंस के हिसाब से भी तो काम करता है। अभी देखते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक Cl, ठीक है, कोई एग्जांपल ये ले लेते हैं Cl और मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है CH2 और दिस इज द CH2, देन C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, ठीक। तो ये रिलीज कर रहा है
ठीक है, यहाँ से इसने H पॉजिटिव रिलीज किया। मैं इसको थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ जरा, ठीक है, इरेज करके यहाँ पर हम, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। एक सेकंड, पूरा स्क्रीन को इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट कैसे काम करेगा। क्लियर हो गया होगा। हमने एक क्लोरो Cl CH2 और ये C डबल बॉन्ड O और दिस इज C सिंगल बॉन्ड OH लिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये देखते हैं। इसी के बाद एक और ऑप्शन देखेंगे, इसमें एक वैरायटी और देखेंगे, Cl अगर आ जाए, 2 Cl आ जाए, ठीक है, एक हाइड्रोजन हट जाए तो क्या होगा। और वहीं पर ही अगर हम ये देखें कि Cl और Cl CH2 तो ये कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 अलग अलग तरीके जो हैं, मतलब सब माइनस आई इफेक्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन का काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन की पुलिंग करना। ये क्या करेगा, अपने ऊपर तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज लाएगा और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज भी लाएगा। अब बच्चों ऐसा होता है, आपको समझना क्या है कि इस केस में जो ये केस है, सबसे पहला वाला केस है, फर्स्ट वाला, यहाँ पर देखो CH2 जो है प्लस आई इफेक्ट भी कर रहा है। ठीक है ना, बात यह है कि यहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज होगा, लेकिन H पॉजिटिव रिलीज होना किस बात पे निर्भर करेगा। जब H पॉजिटिव रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, Cl CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। H पॉजिटिव रिलीज करने की कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन चाहता है कि मेरे ऊपर का नेगेटिव चार्ज कम हो। भाई ऑक्सीजन तो इसीलिए H पॉजिटिव को रिलीज कर रहे थे, उसका अच्छा सा शेयरिंग कर रहा था, उसकी तो दोस्ती थी। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि ऑक्सीजन जब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो ऑक्सीजन की कंडीशन यही है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो हो वो स्टेबलाइज्ड हो। तो उसके लिए जो Cl ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, ये Cl जो है माइनस आई इफेक्ट करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम CH2 जो है प्लस आई इफेक्ट करेगा। तो आपको ये समझना है कि ये CH2 तो इलेक्ट्रॉन को चाहता है कि भाई वो इधर को पुश हो, लेकिन ये Cl चाहता है कि यहाँ पर हो। आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो CH2 ग्रुप है ना, जो CH2 अल्काइल ग्रुप है, ये प्लस आई इफेक्ट करेगा और ये माइनस आई इफेक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। यानी CH2 चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन के पुश कर करके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस O नेगेटिव के ऊपर, समझ रहे हो, इस O नेगेटिव के ऊपर डेंसिटी को बढ़ाई जाए, और यहाँ पर Cl जो है वो क्या कर रहा है कि नेगेटिव चार्ज यानी माइनस आई इफेक्ट करके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाने में लगा हुआ है। तो दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर आपका ये समझना है कि जो मैग्नीट्यूड में Cl का माइनस आई इफेक्ट जो है CH2 के प्लस आई इफेक्ट से थोड़ा ज्यादा निकलता है। ठीक, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहूंगा मैं कि बहुत अच्छा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि Cl, ठीक है, अगर इसी केस की बजाय यहाँ पर डायरेक्टली Cl जुड़ा होता, डायरेक्ट Cl COOH से जुड़ा होता, तो ये ज्यादा एसिडिक करेक्टर का होता, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली करता है। डिस्टेंस अप्रोचिंग भी है ना, बहुत नजदीक है, तो ज्यादा अमाउंट में माइनस चार्ज जो जिसके ऊपर डेवलप होता है उसको स्टेबलाइज करता, और ऑक्सीजन से कहता है कि छीन लो भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हम संभाल लेंगे तुम्हारे नेगेटिव चार्ज को, ठीक है, और हाइड्रोजन को छोड़ दो। तो ये Cl ऐसा करवाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, CH2 और Cl के बीच में फाइट हो रही है। CH2 चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को पुश किया जाए, नेगेटिव चार्ज बढ़ाया जाए ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, उसको एक तरीके से ये कहा जाए कि तुम हाइड्रोजन से नहीं छोड़ सकते हो, छीन सकते हो इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ से तुम्हें दे रहे हैं। ठीक, वहीं पर क्लोरीन कहता है कि नहीं, आप इलेक्ट्रॉन छीनो, नेगेटिव चार्ज बनाओ, उसको स्टेबलाइज हम करेंगे, स्प्रेड हम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा स्लाइटली माइनस आई इफेक्ट जो है Cl का ज्यादा निकलता है, तो ये लिटिल बिट एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट केस में आते हैं। नेक्स्ट केस में, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि दो Cl ग्रुप जुड़े हैं, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर तो माइनस आई इफेक्ट करने वाले दो एलिमेंट्स आ गए हैं, और वो भी सेम। तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो बहुत वीक पड़ जाएगा, है ना। तो माइनस आई इफेक्ट जो है Cl का वो ज्यादा मैग्नीट्यूड को होगा, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा बेटर होगी, बेटर, यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा बेटर होगी। यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। अब आप देख सकते हो कि ये Cl जो बहुत दूर है ना। हमें तो बात ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज की पुलिंग करनी है ना Cl ने, तो लेकिन Cl तो बहुत दूर हो गया, तो माइनस आई इफेक्ट तो डिस्टेंस के साथ अप्रोच करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, जितनी दूर होगा उतना कम इफेक्ट, जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा इफेक्ट। तो Cl की जो प्रॉपर्टी है माइनस आई इफेक्ट की, वो यहाँ पर थोड़ी कम हो जाएगी, यानी बहुत अच्छा एसिडिक कैरेक्टर ये नहीं दिखाएगा। सबसे अच्छा एसिडिक कैरेक्टर कौन दिखाएगा, ये वाला, सेकंड वाला। ठीक, सेकंड वाले के उसमें ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है।
ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं, जैसे कि CH3, मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ, CH3 CH और ये C डबल बॉन्ड O है और दिस इज OH और यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर Cl एक यहाँ जुड़ा है, तो 1 2, तो दो एग्जाम्पल ये हो गए। अब देखो दोनों में से एक है तो एक ही क्लोरीन, माइनस आई इफेक्ट करने वाला एलिमेंट तो एक ही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज Cl। बट ज़्यादा अच्छा एसिडिक करेक्टर कहाँ होगा? ज़्यादा अच्छा एसिडिक करेक्टर यहाँ होगा, क्योंकि ये इसके बेहद नज़दीक है, ये दूर पड़ रहा है। एंड आई टोल्ड यू कि माइनस आई इफेक्ट आपका डिस्टेंस पे काम करता है, यानी डिस्टेंस अगर ज़्यादा हो तो माइनस आई इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब ज़्यादा एसिडिक करेक्टर किसका होगा? हमारे सेकंड वाले का, क्योंकि ये नज़दीक है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर स्टेबलाइज होगा ना, इसको आप रिलीज करोगे तो जैसे CH3 CH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर खुश हो जाएगा एक तरीके से। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे कोई चिंता नहीं है, उसे पता है कि Cl मेरे बहुत नज़दीक है, माइनस आई इफेक्ट करने वाला, तो वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करना चाहता है, क्या कर लेगा, स्प्रेड करेगा। बच्चों शायद मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा कि नेगेटिव चार्ज को स्प्रेड करने से क्या हुआ, मतलब ये क्या हुआ, और बढ़ने से अनस्टेबिलिटी होगी। देखिए चार्ज इज नॉट गुड, अगर चार्ज किसी के ऊपर डेवलप्ड हो जाता है तो उसकी स्टेट हमेशा जो है न्यूट्रल की तरफ भागेगी, है। ठीक है, 100% नहीं होगा लेकिन कुछ एक्सटेंट तक तो हो सकता है ना। जैसे नेगेटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि Cl ने बिल्कुल ही नेगेटिव चार्ज को हटा करके ऑक्सीजन को कंप्लीटली न्यूट्रल कर दिया, है? ऐसा नहीं हो सकता। वो उसके अमाउंट को, उसके मैग्नीट्यूड को कुछ लिमिट तक, कुछ एक्सटेंट तक कम करेगा। ठीक है, ये आपको समझना है। अब बात करते हैं, हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि एसिडिक करेक्टर, और इसमें एक ट्रेंड भी बना सकते हैं हम, अगर आप चाहो तो हम इसको ट्रेंड को भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो ट्रेंड क्या रहेगा कि सबसे अच्छा जो है ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। ठीक है, ये Cl, दिस इज Cl एंड दिस इज C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और उसके बाद डाइक्लोरो एसिडिक एसिड होगा जो बहुत अच्छा एसिडिक करेक्टर दिखाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा से पॉज करके एक बार कहानी को फिर से देख लो, CH2COOH। ठीक है, कंपैरिजन टू नॉर्मल एसिडिक एसिड। ठीक है, नॉर्मल एसिडिक एसिड मतलब जिसमें सिंपल CH3COOH जुड़ा हुआ है। ठीक, अब आपको पता चल चुका है कि ये क्यों है इतना हाईली एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट करने वाले 3 ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ कितने जुड़े हैं? 2 जुड़े हैं। यहाँ कितने जुड़े हैं? 1 ही जुड़ा है। नाउ लेट्स कंपेयर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि कैसे हमने माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट के बेस में एसिडिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी को स्टडी किया। ठीक है, अब देखते हैं एसिडिटी ऑफ, यानी एसिडिक नेचर ऑफ एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब कि यहाँ पर हम बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एसिड। अब एरोमेटिक एसिड क्या एक बहुत अच्छा एसिड है? एक तो पहले से ही कार्बोक्सिलिक एसिड सभी वीक है। ठीक, अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में जाते हैं। देखो फिनोमेना देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है आपका यहाँ पर एरोमेटिक यानी बेंजोइक एसिड। ठीक है, और ये बेंजोइक एसिड जो है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरीके से C डबल बॉन्ड OOH। ठीक, इसमें से ये गड़बड़ हो गई है, ये नहीं है। ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है। अब होगा क्या बच्चों, यहाँ पर आप समझो, इसको इरेज कर लें। चलो इरेज कर लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा ठीक हो गया। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड है हमारे पास, और इस बेंजोइक एसिड में देखो, ये बेंजोइक एसिड में जो COOH ग्रुप जुड़ा है ना, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप जो है बच्चों -M इफेक्ट करता है। ठीक है, ये -M इफेक्ट करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये वाला ग्रुप जो लाइन से ऊपर है, डॉट बनी है ना जो लाइन से। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये -M इफेक्ट कर सकता है। तो -M इफेक्ट करने से क्या होगा, जरा ध्यान से समझना। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं -M इफेक्ट का, ठीक है, रिंग भी करना चाहती है लेकिन रिंग से ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी जो है वो इस ग्रुप की है। तो यहाँ पर COH है। ठीक है, और आप देखिए ये डबल बॉन्ड है, तो ये ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन खींचा। ठीक है, ठीक, और ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ आएगा तो ये अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड अब आएगा। ठीक है, समझो कार्बन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो कार्बन ने पाई बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। दिस ऑक्सीजन इज नाउ नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज बन गया है, ये OH। ठीक, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये डीलोकलाइजेशन होगा कॉन्जुगेशन के थ्रू, यानी पाई बॉन्ड जो है शिफ्ट होगा। ठीक,
तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होते ही ये आपका फिर से COH और ये OH नेगेटिव, ठीक है, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आगे को कहानी सेम ऐसे ही बढ़ेगी, ठीक है। हम इसको फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पाई बॉन्ड आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ऑलरेडी डबल बॉन्ड, और ये नेगेटिव चार्ज, और ये COH। अब बच्चों आप देख रहे हो फाइनल स्टेप में यहाँ पर वापस ये नेगेटिव चार्ज इधर डबल बॉन्ड बना देगा, ये पाई बॉन्ड फिर से आ जाएगा, यानी फाइनली आपका क्या है कि ऑल्टरनेट्स में डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे और आपका COH फिर से वैसे हो गया। अब ये पढ़ने का क्या मतलब था, आखिर हमने ये सीखा क्यों? देखो बच्चों यहाँ पर आपने समझना है कि इस कार्बन के ऊपर जब तक ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना, ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने, ठीक है, और H पॉजिटिव रिलीज कर दे, लेकिन ये रिंग अलाउ नहीं कर रही है, यानी इसका जो M इफेक्ट है ये अलाउ, रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, ये इतना रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि रिंग ने इस ऑक्सीजन के ऊपर के नेगेटिव चार्ज को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया। हाँ, अगर कुछ ऐसा होता कि रिंग में कोई ऐसा होता जो इलेक्ट्रॉन को पुल करता, अभी तो ये ग्रुप खुद ही इलेक्ट्रॉन खींच दे रहा है, ये ग्रुप जो है अपने आप में C डबल बॉन्ड हो, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, समझना। ये ग्रुप -M इफेक्ट कर रहा है, जो कि मैंने आपको दिखाया, इस -M इफेक्ट के थ्रू रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है ना, देख रहे हो ये नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कोई स्टेबलाइज तो हो नहीं रहा है ना, ये नेगेटिव चार्ज ऐसा तो नहीं है कि कोई इसको खींच करके स्टेबलाइज करे, सेम यहीं पर भी हो रहा है, ये इफेक्ट पूरे में दिखेगा, ये इफेक्ट पूरे में, यानी इसके थ्रू, इस प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ पर ये H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा, यानी इसके थ्रू यहाँ पर H पॉजिटिव ये रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। अब जब ऐसा होगा ही नहीं तो इसका मतलब क्या है कि ये -M इफेक्ट इसको क्या बना रहा है, वीक बना रहा है, यानी इसको H पॉजिटिव को रिलीज नहीं करने देगा, ठीक। इसी में अगर हम ये देखें, इसी में प्रॉपर्टी अगर हम देखें, अगर ग्रुप में ऐसा कुछ होता, ठीक, यानी ग्रुप में ये ग्रुप जुड़ जाते हमारे पास NO2 ग्रुप, यानी हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें डायरेक्टली ऐसे अटैच्ड हो जाता, तब ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देता, क्योंकि अब जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन की पुलिंग नीचे करेगा, यानी जैसे ही अगर इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो ये ग्रुप जो NO2 है उसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। आई मेरी बात समझ, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत बेकार है, ठीक, यहाँ पर ही समझ लो -M इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, आप ये भी समझ सकते हो कि -M इफेक्ट यहाँ पर ये भी है, और यहाँ पर फिनाइल ग्रुप जो जुड़ा है हमारे पास, फिनाइल ग्रुप, ये -I इफेक्ट भी करता है, तो -I इफेक्ट भी करता है, लेकिन -I इफेक्ट में क्या है कि -M इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है, ठीक। यानी अगर हम ये कहें कि सर यहाँ पर फिनाइल ग्रुप जो है वो -I इफेक्ट भी तो करना चाहिए, वो भी तो पुल करता है, तो मैं कहूँगा कि भाई -M इफेक्ट जो ये ग्रुप के कारण है, COOH ग्रुप के कारण है, COOH के कारण वो ज़्यादा होता है, तो वो यहाँ पर इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा ना वो उसमें स्टेबलाइज हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको? अब आपको होगा ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पर ये रिंग जो ये नाइट्रोजन ग्रुप है ना, यहाँ से खींचा जाएगा, देखो ऐसे होगा, मैं दिखा देता हूँ छोटा सा फिनोमेना, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये डबल बॉन्ड है, और ये दूसरा ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वजह होती है जिसके इलेक्ट्रॉन की पुलिंग हो जाती है। मान लो इसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो खुद नेगेटिव चार्ज बन गया, खुद नेगेटिव चार्ज बन गया, ठीक है, इसने H पॉजिटिव रिलीज कर दिया। अब ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर से खींचेगा, यानी नेगेटिव चार्ज ये यहाँ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, ये नीचे को आ जाएगा, पूरा रिंग इस तरीके से इस पॉजिटिव चार्ज, इस NO2 ग्रुप की वजह से, इस NO2 ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ऊपर तो कोई था नहीं एरोमेटिक में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रिंग में उसमें जुड़ जाता है तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइड में कि NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, एंड इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो आई होप आपको समझ में आया कि एरोमेटिक में कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसी ग्रुप की बजाय अगर इसमें ऑलरेडी मैं इसमें छोटा सा डिस्कस और करते हैं, ठीक है, सब इरेज कर देता हूं। अगर इसी ग्रुप में कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए, COOH, ठीक है, CH3, ठीक, तो ये CH3 ग्रुप अगर जुड़ जाए
तो ये क्या करेगा, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पुश करता है, प्लस आई इफेक्ट करता है, यानी ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ा देता है, यानी इसको क्या करेगा, ठीक है, CH3 विल डिक्रीज, ये डिक्रीज कर देगा आपकी, ठीक है, विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को और डिक्रीज कर देगा क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट करता है, ठीक है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें छोटा सा सवाल एक आ जाए आपसे, क्वेश्चन ऐसा कुछ हो जाए कि CH3 आपका एक तो पैरा पोजीशन में है और CH3 आपका एक ऑर्थो पोजीशन में है, तो CH3 ऑर्थो में है और CH3 पैरा में है, दोनों में से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को कौन घटाएगा, मतलब दोनों CH3 का काम तो यही है ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करना, डिक्रीज कर देना। क्यों डिक्रीज कर देना, हमको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, रिंग को कहेगा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, उल्टा वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। तो यहाँ पर आप समझो कि ये CH3 ग्रुप जो है डिस्टेंस अप्रोचिंग होता है, प्लस आई इफेक्ट, आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस अप्रोचिंग, तो ये नजदीक है, तो ये ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ मोर, डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ मोर, ठीक है, देन पैरा पोजिशन पीएच, देन पैरा पोजिशन पैरा CH3, क्लियर हो गया, ये आपको समझना। अच्छा आप कहेंगे क्या ऐसा ही NO2 ग्रुप भी कर सकता था, यानी NO2 ग्रुप आपका पैरा पोजिशन में भी है और ऑर्थो पोजिशन, नहीं, NO2 ग्रुप जो होता है, यानी जो NO2 ग्रुप है वो असल में मेसोमेरिक इफेक्ट कर रहा है ना, आपको ये भी समझना है, ये प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस अप्रोचिंग, लेकिन जो आपका NO2 ग्रुप है वो माइनस एम इफेक्ट कर रहा है, और माइनस एम इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं होता, वो करेगा ही, बस माइनस एम इफेक्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है कहाँ पर, ऑर्थो और, ठीक है, याद रखना माइनस एम इफेक्ट इज इफेक्टिव, इफेक्टिव भी लिख सकते हो, इफेक्टिव एट ऑर्थो एंड पैरा, मेटा पे होगा तो उतना इफेक्टिव नहीं करेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन में जब आप इसका रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर वो उसको स्टेबलाइज कम करता है, ठीक है, तो ऑर्थो इसमें ज्यादा रहता है। तो बच्चों यही है, अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक हम आगे को और पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में, और वो ये है, ठीक है, फिर लेक्चर थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, कि अगर हम कंपैरिजन करें कि कोई हम मोनोकार्बोक्सिलिक यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड अल्कोहल के बीच में ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका है, आपको याद होगा हमने अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ा है कि अल्कोहल वैसे तो बहुत बेकार एसिडिक होते हैं, इतने वीक होते हैं कि वो किसी बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं NaOH के साथ एसिड प्लस बेस वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है ना, अल्कोहल तो इतने वीक होते हैं वो सॉल्ट के साथ भी रिएक्ट, लिटमस सॉल्यूशन का टेस्ट भी नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों में से कौन जो है ज्यादा अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो होता है, यानी सिंगल मोनोकार्बोक्सिल ले रहे हैं, मोनोकार्बोक्सिल मतलब सिंगल एक CH3 के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, R, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH ले लेते हैं, और यहाँ पर अल्कोहल हमारा कौन हो गया, CH3, ठीक है, CH3 CH2 और ये OH आ गया। तो बच्चों अगर आप देखोगे CH3 में अगर मान लो दोनों को हम नेगेटिव चार्ज को हम दे देते हैं, हम देखते हैं कि भैया दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, दोनों ने, एक ने कार्बोक्सिलेट आयन बनाया, एक ने क्या बनाया, अल्कोक्साइड आयन बनाया, मान लो दोनों ने अपने अपने H पॉजिटिव रिलीज कर दिए, ठीक है, इसने भी कर दिया, यहाँ से CH3 ने भी, करते तो दोनों ही हैं, प्रॉपर्टी तो दोनों दिखाते हैं, हम तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों में से कौन ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, यहाँ पर अल्कोक्साइड आयन बन गया, ठीक है, ये है अल्कोक्साइड आयन और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक आयन यानी एसीटेट आयन। अगर हमने अभी थोड़ी देर में हमने देखा था कि ये जो एसीटेट आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज यानी इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स्ड होता है ना, ये थोड़ी देर में अपना स्ट्रक्चर ऐसे बना लेगा वो नेगेटिव डबल बॉन्ड। हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसका कोई रेजोनेंस का हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनाए तो ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे एग्जिस्ट करता है ना, स्लाइटली नेगेटिव, यानी जो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा ओवरऑल बात करें वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है, वो सेपरेट हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या यहाँ पर कोई हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई कंडीशन ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर नो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, नो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो जब यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये उतना ज़्यादा अच्छा स्टेबलाइजेशन में नहीं आ रहा है H पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद,
H पॉजिटिव को रिलीज करने के बाद खुद को स्टेबलाइज उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा है जितना कि एसिटेटाइन कर रहा है। तो इसका मतलब जो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वही तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा बेटर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो किसकी रहेगी, आपकी कौन जीत गया यहाँ पर, एसिडिक स्ट्रेंथ के मामले में कार्बोक्सिलिक एसिड जीत गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है फिनॉल से भी अगर हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, यानी हम इसमें कंपैरिजन आपका, ठीक है, कंपैरिजन जो है, जैसे एक कंपैरिजन ये था, एक कंपैरिजन हम किसमें कर सकते हैं, CH3COOH में, और एक हम फिनॉल में भी कर सकते हैं। फिनॉल भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, हम सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी करता है। बच्चों अगर इसमें देखा जाए अल्कोहल, जो एलिफेटिक अल्कोहल जो भी पहले देखा था वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, लेकिन फिनॉल रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज आपका कार्बोक्सिलिक भी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज आपका ये भी है, लेकिन दोनों में से एक एलिफेटिक है, एक आपका एरोमेटिक है। तो अगर हम दोनों के हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखें, रेजोनेंस तो दोनों बनाते हैं, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दोनों दिखाते हैं। ये प्लस एमएफ रिंग जो है माइनस आई करती है, ऑक्सीजन ओ नेगेटिव बनने के बाद प्लस एमएफ करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी इसका ऊपर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड होगा आफ्टर रिलीजिंग द H पॉजिटिव छोड़ने के बाद, ठीक है, वहां पर ये फिनॉल का फिनिट आयन स्टेबलाइज्ड होगा। ऐसे ही हमारा एसिटेट आयन भी। अब कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे ना, इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आफ्टर रिलीजिंग द O नेगेटिव हम कुछ ऐसा बना रहे हैं, अभी तक यही तो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। अगर आपको उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता होगा बनाना, ठीक है, जानते हो ना, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर ये सर्कुलेट होगा, तो मैं इसका सीधे डायरेक्ट जो है, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर सर्कुलेट होता है, नेगेटिव चार्ज जो होगा सर्कुलेट आपका ऑर्थो और पैरा में, तो ऑर्थो के लिए और पैरा के लिए है ये, ठीक है, और एक पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर बना देंगे और स्लाइडली नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों कंपैरिजन करते हैं। देखो इस दोनों में, इन दोनों में पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ भी है। यहाँ रिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज होकर के O को स्टेबलाइज कर रही है, और यहाँ पर ये दोनों ऑक्सीजन भी रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर रहे हैं। अब आपको समझना ये है कि इस केस में, कार्बोक्सिलेट के केस में, दो ऑक्सीजन काम कर रहे हैं जो नेगेटिव चार्ज को बांट ले रहे हैं। टू ऑक्सीजन आर वर्किंग एट अ टाइम। दो ऑक्सीजन ऐसे काम कर रहे हैं कि वो नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कहते थोड़ा नेगेटिव चार्ज तुम ले लो, थोड़ा नेगेटिव हम, है ना। अगर हम हाइब्रिड को देखें, है ना, हाइब्रिड से ही कंपैरिजन चल रहा है, क्योंकि बाकी तो दोनों रेजोनेंस दिखाते हैं। और आप यहाँ देखोगे, यहाँ केवल सिंगल ऑक्सीजन है जो नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज। तो अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो नेगेटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो क्या यहाँ पर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो हाइब्रिड जो है वहाँ पर एक ही है, यहाँ दो है, तो इसका मतलब ज़्यादा अच्छा एसिडिक करेक्टर किसका रहेगा, एसिडिक एसिड का, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। देखो सबसे अच्छा तो यही इसका तरीका है, सबसे बढ़िया यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का आप और कैसे समझ सकते हैं, यही एक जो बेटर तरीका है कि आप इसको रेजोनेंस तो दोनों दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक आयन के दोनों ऑक्सीजन ने नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेपरेट कर लिया, अलग अलग डिस्पर्स्ड कर दिया, और वहां पर भी कर रहा है लेकिन उतना मैग्नीट्यूड में नहीं हो रहा है। सो बच्चों आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। अगले लेक्चर में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड अपनी कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। टिल देन कीप डूइंग द स्टडी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।